कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए बहुत ही डिटेल में समझते हैं पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे सम्स करेंगे एक्सरसाइज के। स्टूडेंट, इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सीए फाउंडेशन मैथ्स से रिलेटेड आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में। तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो वो आपको पहले मिले। ओके स्टूडेंट, सो होप आपने कर लिया रहेगा। इसी उम्मीद में स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। स्टूडेंट, कोरिलेशंस पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिग्रेशन करेंगे। तो अभी प्योरली बात कोरिलेशन की होगी। कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? कोरिलेशन इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, लेट्स से एक्स और वाई है। सो एक्स और वाई एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है, किस हद तक डिपेंडेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। सी फॉर एग्जांपल, ऐसे बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। नाउ यहाँ पे अगर मैं एक्स को मॉर्निंग वॉक ले लेता हूँ और वाई को हेल्थ समझता हूँ, तो एक्स और वाई कितना कोरिलेटेड है, क्या एसोसिएशन है दोनों के बीच में, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या कोई रिलेशन ही नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? कोरिलेशन यूज़ करते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे डिमांड है और सप्लाई है या डिमांड है और प्राइस है, या सप्लाई है और प्राइस है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग कोरिलेशन में फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ डिग्री या एक्सटेंट बताता है। कोरिलेशन इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है। कोरिलेशन मेजर क्या करता है स्टूडेंट्स? कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री एज अ एक्सटेंट टू विच वेरिएबल मूव इन सिंपल, मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अदर, ये हम लोग को कोरिलेशन बताता है। द एसोसिएशन और लैक इन एसोसिएशन इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ कोएफिशिएंट कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और ये जो मेजर्स करते हैं कोरिलेशन को, वो थ्रू आर किया जाता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है स्टूडेंट, उसका जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। मतलब जो भी आपके वैल्यूज आएंगे कोरिलेशन में, जब भी आप फाइंड करेंगे तो आंसर इसी रेंज में आना चाहिए। बोथ इंक्लूसिव है, मतलब इसमें -1 भी इंक्लूडेड है और +1 भी इंक्लूसिव है। सो कोरिलेशन एग्जैक्ट 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। जब एग्जैक्ट 1 आता है, +1 आता है, तो इट्स कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जितना परसेंट एक्स में चेंजेस आ रहा है, एग्जैक्ट उतना ही परसेंट वेरिएबल वाई में चेंजेस आ रहा है, तो रिलेशनशिप होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर x 10% से बढ़ रहा है तो y जो है वो 10% से कम हो रहा है, तो आपस में जो है इनका रिलेशन जो आएगा कोरिलेशन वो -1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, -10/10 करेंगे तो आंसर -1 आएगा। सिमिलरली
अगर कोई रिलेशन नहीं है जिससे x 10% से बढ़ता है और y जैसे का तैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि कोरिलेशन ज़ीरो है या कोरिलेशन है ही नहीं x और y के बीच में। x चेंज होने से y पे अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या y के चेंज होने से x पे कोई चेंजेस नहीं आता, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड ज़ीरो कोरिलेशन. There is no correlation between two variable. I hope this is clear now. Okay. When we talk about correlation in this particular chapter, we basically talk for linear correlation only. सिर्फ लीनियर जो रिलेशनशिप रहेंगे वेरिएबल के बीच में उनका ही कोरिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं. एंड कोरिलेशन बेसिकली बायवेरिएट कोरिलेशन होता है यहाँ पे, मतलब दो वेरिएबल का कोरिलेशन होगा एक्स एंड वाई का. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है स्टूडेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल. मतलब अगर आप चेंज इन ओरिजिन करें या चेंज ऑफ स्केल करें, कोरिलेशन पे कोई चेंजेस नहीं आता है, कोरिलेशन का वैल्यू सेम ही आएगा. से फॉर एग्जांपल अगर कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई है जिसका आंसर 0.6 है और अभी मैंने स्केल चेंज करके यूवी कर दिया, तो आंसर 0.6 ही आएगा, खाली मैग्नीट्यूड चेंज होगा आइदर प्लस और माइनस, बट वैल्यू तो सेम ही रहेगा. ओके, ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट, correlation coefficient. Sometimes it is found that there is no causal relationship between two variable. ऐसे को हम लोग नॉनसेंस या स्पूरियस कोरिलेशंस कहते हैं. अगर आपस में जिन वेरिएबल को अंडर कंसिडरेशन या हमने फाइंड किया उनके बीच में हम लोग ने कोई कोरिलेशन फाइंड ही नहीं कर पाया, कोरिलेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन दैट इज कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन. ओके, ऑल राइट. सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू स्टूडेंट. ये मैंने आपको अभी बता दिया. परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है. तो ये 10% से इंक्रीज है तो ये भी 10% से इंक्रीज होगा, तो आंसर 1 आएगा. नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा है दूसरा सेम मैनर में कम हो रहा है, देन इट इज नेगेटिव कोरिलेशन. सो परफेक्टली पॉजिटिव के लिए सेम प्रपोर्शन होना चाहिए. पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ना चाहिए, बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं. सेम प्रोपोर्शन हुआ तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, और वैसे ही परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होता है. सेम प्रोपोर्शन में अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. ऑल राइट. नाउ ये जो कोरिलेशन है स्टूडेंट, जो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या है ही नहीं? तो मैं ज़रा फॉरने से पहले यहाँ पे आता हूँ. बेसिकली कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस पर जो वैल्यूज़ है वो स्कैटरली प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ओके, सो थ्रू स्कैटर डायग्राम वी फाइंड वेदर द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव. स्कैटर डायग्राम की बात करें तो इट इज़ अ सिंपल एंड क्विकेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द बाइवेरिएट डेटा. दो वेरिएबल डेटा जो होते हैं एक्स एंड वाई से रिलेटेड, उसको स्कैटर डायग्राम पे इजीली प्लॉट किया जा सकता है ऑन एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इट गिव विद आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें क्लियरली आइडिया आ जाता है कि ये पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, परफेक्टली पॉजिटिव है, परफेक्टली नेगेटिव है, या नो कोरिलेशन है. It helps to distinguish between the different type of correlation but fail to measure the extent of relationship between variable. See, अगर आप डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट, तो वैल्यूज आपको नहीं मिलेगा, आपको
आपको सिर्फ साइन मिलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कितने एक्सटेंड या डिग्री आप फाइंड नहीं कर सकते स्कैटर डायग्राम से, टू व्हाट एक्सटेंड इट इज कोरिलेटेड। एम आई क्लियर? से फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोरिलेशन लेट्स से किसी बाइवेरिएट डेटा का 0.89 है, तो डायग्राम के थ्रू आप ये वैल्यूज डिराइव नहीं कर सकते कोरिलेशन। हाँ, आपको ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है ही नहीं कोरिलेशन। तो पहले मैं ये स्कैटर डायग्राम कंप्लीट करता हूँ, फिर हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे। ऑल राइट, ओके। सो स्टूडेंट, थ्रू स्कैटर डायग्राम वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ कोरिलेशन, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। सी, अगर डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ किया और ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में इनकॉर्पोरेट हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा स्टूडेंट? जब ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें जो आर का वैल्यू होता है वो -1 हो जाता है, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, बट सारे के सारे वैल्यूज़ अपवर्ड नहीं जा रहे हैं, अपवर्ड की तरफ एक ट्रेंड जा रहा है, मतलब जो वैल्यूज़ है वो कुछ ऐसे है नियर बाय। तो अब सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं, बट एक ही लाइन में नहीं है। अगर एक ही लाइन में आ गया तो ये क्या रहेगा, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। बट ट्रेंड अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है, पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं बट नीचे की तरफ आ रहा है, सारे एक ही लाइन में नहीं है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन। और जहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव बता ही नहीं सकते, पॉइंट्स कुछ ऐसा है जहाँ पे ट्रेंड मालूम ही नहीं पड़ रहा ऊपर है या नीचे है, देन दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। या एक्स बढ़ते जा रहा है बट वाई पे कोई असर ही नहीं हो पड़ रहा है, इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लेट्स से पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन दैट इज ऑल्सो ज़ीरो कोरिलेशन। ओके, सो आई होप ये आपको पता चल गया रहेगा कि कोरिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाता है कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला। स्कैटर डायग्राम के बाद कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कोरिलेशन इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब जो हमारा बाइवेरिएट डेटा एक्स और वाई है उसके बीच का कोवेरिएंस, उसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से। सो बेसिकली फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नाउ स्टूडेंट, कोवेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार अपॉन एन दी होल स्क्वायर अपॉन एन। सो अगर मैं यही चीज़ को
एक साथ लिखूं तो आर का फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला कोरिलेशन का बनेगा ना। ये वही फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो है वो ये फॉर्मूला कोवेरिएंस का है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, ऑल राइट। मूविंग फर्दर, अब हम लोग बात करेंगे कोवेरिएंस के ही दूसरे फॉर्मूलेस की। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक ये फॉर्मूला होता है और अदर वे इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर और एक्स बार दी होल स्क्वायर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए सेम फॉर्मूला या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर या फिर टोटल ऑफ वाई अपॉन एन भी लिख सकते हो। समेशन ऑफ वाई अपॉन एन वाई बार होता है तो ये वाई बार का स्क्वायर है। ऑल राइट, तो ये भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट कोरिलेशन निकालने का। वही फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन या समेशन ऑफ वाई अपॉन एन द होल अपॉन नीचे का फॉर्मूला तो सेम ही है जो अभी हम लोग ने किया था स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू कि जो वैल्यूज़ है वो चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन से कोरिलेशन के वैल्यूज़ नहीं चेंज होते। तो लेट्स से यहाँ पे अज्यूम मेथड का यूज़ करके अगर हम लोग ने u की जगह पे एक्स माइनस एक्स बार कर दिया और v की जगह पे वाई माइनस वाई बार कर दिया तो r का फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आया। वही फॉर्मूला है समेशन ऑफ यू बी अपॉन समेशन ऑफ यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट में समेशन ऑफ वी स्क्वायर। एन कॉमन लेके यहाँ पे हर एक जगह से कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली आर कोरिलेशन एक्स और वाई से निकालो या यू वी से निकालो, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। ये आपने अभी देख लिया। ये दोनों का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो सेम ही रहेगा क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल से कोरिलेशन के वैल्यूज में फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन। कितने मेथड हैं इसको कैलकुलेट करने के। तो स्टूडेंट, पहला जो मेथड था फॉर्मूला था वो हम लोग ने अभी कर लिया। इस मेथड को कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं और it is also called as product movement method. Now the next method which we talk about is Spearman rank correlation. Student, ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है। क्वालिटेटिव डेटा लाइक ब्यूटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा को मेजर्स करने के लिए हम लोग रैंक कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। For qualitative data, for attributes we use rank correlation. It is used for measuring the correlation between two attributes. It is denoted, R जो है उसका हमेशा रेंज -1 to +1 ही रहेगा। तो कोरिलेशन जो आपको आएंगे वो -1 से लेके +1 के बीच में ही रहेंगे। स्टूडेंट, जब भी हम लोग रैंक निकालते हैं तो रैंक निकालते समय हमारे पास दो तरीके के सम्स आते हैं।
फर्स्ट जहाँ पे रैंक रिपीट हो रहे हैं और सेकंड जहाँ पे रैंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो अगर रैंक रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 1 - 6 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ये होगा फॉर्मूला। और अगर स्टूडेंट हमारे रैंक रिपीट हो रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - 6 टाइम्स ऑफ करेक्टेड डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। यहाँ पे स्टूडेंट मैं करेक्टेड डी स्क्वायर कैसे निकालता हूँ? मैं करेक्टेड डी स्क्वायर निकालता हूँ समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम इंटू एम स्क्वायर -1 अपॉन 12 से। जहाँ पे एम क्या होता है स्टूडेंट, जितनी बार हमारा रैंक रिपीट हुआ है उसके नंबर्स हमारे एम होते हैं। तो पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ पूरा, फिर उसमें डी स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ। शॉर्टकट है कि अगर एम 2 बार रिपीट हुए हैं तो फाइनल जो एम इंटू एम स्क्वायर -1 है अपॉन 12 वो 0.5 आएगा। 3 टाइम्स अगर रिपीट हुए हैं तो फाइनल आंसर जो है वो 2 आएगा। जब मैं सम कराऊंगा तब आपको ये समझाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रैंक कोरिलेशन। स्टूडेंट डी क्या होता है? डी इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। डी इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। स्टूडेंट अगर हमारे पास ओके स्टूडेंट अगर हमारे पास 2 डेटा दिया हो और वो डेटा लेट्स से एक्स और वाई है। एक्स और वाई जिसमें एक्स में मान लेते हैं 10, 15, 20 और 25 है और वाई में 18, 16, 19 और 22 है। तो स्टूडेंट पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें रैंक देना है। एक्स का यूज़ करके R1 दूंगा और वाई का यूज़ करके R2 दूंगा। तो ऐसा R1 और R2, फिर D निकालूंगा और फिर डी स्क्वायर निकालूंगा। पहले तो D निकालूंगा और फिर डी स्क्वायर निकालूंगा। स्टूडेंट अभी रैंक कैसे देंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक देने के लिए हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर रहेगा स्टूडेंट्स को पहला रैंक देंगे। तो अगर हाईएस्ट नंबर को हम लोग फर्स्ट रैंक देना चाहें, मैं कुछ वैल्यूज चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं 23 लिख रहा हूँ। नाउ अब स्टूडेंट हमको रैंक देनी है, तो रैंक कैसे देंगे? ऑब्वियस है कि जाहिर सी बात है, जो हाईएस्ट रहेगा उसको पहला रैंक देंगे। 25 को पहला दे दिया, ये दूसरा हो गया 20, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। सिमिलरली जब मैं वाई में बात करूँगा रैंक की, तो
हाईएस्ट ये है तो पहला रैंक, फिर दूसरा रैंक, तीसरा रैंक एंड चौथा रैंक। नाउ मैं डिफरेंस फाइंड करूँगा इनके बीच का। तो डिफरेंस आया मेरा 3, डिफरेंस आया -1, बट यहाँ पे मोड में रहता है तो इसके लिए +1 ले रहा हूँ। फिर डिफरेंस आया -1 बट +1 ले रहा हूँ। फिर डिफरेंस आया -1 बट +1 ले रहा हूँ। स्टूडेंट जब डी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 1 1, तो 9 और 3 हो गया 12। नो अभी रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। सो 1 माइनस 6 टाइम्स डी स्क्वायर का वैल्यू 12। एन इज योर ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट, जो नंबर है वो आपको लिखना है। यहाँ पे कितने नंबर है 4, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 72 अपॉन 60। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, 72 डिवाइडेड बाय 60 करना है। 72 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.2। सो 1 माइनस 1.2, आंसर है -0.2। ये मेरा रैंक हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन के सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थर्ड की जिसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन। स्टूडेंट ये बहुत ही इजी मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यूज़ हम लोग यूज करते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साइन का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। इट इज सुटेबल ओनली व्हेन द वेरिएबल इंक्लूड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। तो ये आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कोरिलेशन कोई भी हो, रेंज उसका -1 to +1 ही होता है। ओके, ना कॉन्करेंट डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, फिर से प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n, 2c माइनस n अपॉन n, जहाँ पे n क्या होता है स्टूडेंट, पेयर ऑफ डेविएशंस कंपेयर्ड, पेयर ऑफ डेविएशंस। तो ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ होती है और पेयर अलग होता है। से फॉर एग्जांपल अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो पेयर जो बनेंगे डेविएशन के वो 9 होगा। हमेशा पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n-1 होगा, याद रखना है। इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस MCQs आते हैं। सो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज जो टोटल नंबर है -1, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे। और C क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन विथ पॉजिटिव साइन। C मतलब क्या होगा कि जो पॉजिटिव साइन के साथ कॉन्करेंट डेविएशन है वो। फिर कुछ शॉर्टकट है स्टूडेंट जो कॉन्करेंट डेविएशन को सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है। पहला, if 2c minus n upon n is a positive sign, is a sign both inside and outside the square root, और अगर नेगेटिव साइन असाइंड है तो फिर क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है। पहला, अगर c का वैल्यू 0 आ गया तो आपका कोरिलेशन डायरेक्ट -1 होगा। c आप फॉर्म में भी रख सकते हैं, अगर c का वैल्यू ही 0 हो गया तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -n अपॉन n होगा। जो भी वैल्यू n के रहेंगे, लेट्स से -2/2 आया रूट में, तो आंसर जो है वो प्लस माइनस बाहर है, ये माइनस आया तो आंसर जो है माइनस आएगा, तो -1 आ गया। सिमिलरली अगर c इज इक्वल्स टू n है तो आंसर
1 आता, और अगर सी का वैल्यू n का हाफ है तो आंसर 0 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी रख के डिराइव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है जो आपको शॉर्टकट में काम आएगा इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, सो बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की इस चैप्टर से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर सिमेट्रिक, मतलब अगर मैं कोरिलेशन आर एक्स का निकालूं या कोरिलेशन वाई ऑन एक्स निकालूं, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम ही आएगा। इफ y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन अगर दे रखा है तो r का वैल्यू पॉजिटिव होता है इफ़ b इज ग्रेटर देन 0, और r का वैल्यू माइनस में होगा व्हेन b इज लेस देन 0। b स्टूडेंट ये कोएफिशिएंट है, इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आएगा। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो r पॉजिटिव 1 आएगा, अगर b लेस देन 0 है तो फिर r का वैल्यू -1 आएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है। अगर सी और डी के सेम साइन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। जो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई है वही कोरिलेशन ऑफ यू भी होगा, साइन अगर सी और डी के पॉजिटिव है। और अगर सी और डी के अपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस है, तो फिर आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था जो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा, अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा कोरिलेशन के। बाकी वैल्यूज इसके सेम रहेंगे, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट, पूछे आपको आर स्क्वायर फाइंड, और आर स्क्वायर का जो वैल्यूज होता है वो कैसे डिराइव होता है, एक्सप्लेन टोटल वेरिएंस। सिमिलरली अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेंट पूछ दिया तो आपको 1 माइनस आर स्क्वायर कर देनी है। फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अनएक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। फिर अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन पूछा तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। परसेंटेज ऑफ एक्सप्लेन वेरिएंस पूछा स्टूडेंट, एक्सप्लेन वेरिएंस क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, उसका परसेंटेज पूछा मतलब आर स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन वेरिएंस पूछा तो 1 माइनस आर स्क्वायर अनएक्सप्लेन वेरिएंस हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा आपका एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में इसको 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर से भी सॉल्व किया जाता है। ओके, प्रोबेबल एरर का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस चेक करते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। इफ r is 6 times of the probable error, if r is greater than 6 times of the probable error, then correlation exists or the value is significant. If r is exactly 6 times of probable error,
देन देर इज़ अ कोरिलेशन। तो जनरली जो आर का वैल्यू है वो 6 टाइम्स ऑफ ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर्स। अगर ऐसा है तो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, बट अगर आर का वैल्यू लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि कोरिलेशन आर इनसिग्निफिकेंट और देर इज़ नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, कि वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो। सेटिस्फाई कब होगा? व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबल एरर। किसका वैल्यू? कोरिलेशन का वैल्यू। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो फॉर्मुला सारे इम्पोर्टेंस थे वो मैंने आपको कवर कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिग्रेशन के फॉर्मूलाज को कवर अप करेंगे और उसके बाद के वीडियोस में स्टूडेंट हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के सम्स करेंगे, बिकॉज हमारे मॉड्यूल में दोनों चैप्टर्स के सम्स एक ही साथ दिए गए, तो वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप बने ही रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट। अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।